हेलो, जय हिंद। तो आज से हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू प्रश्न है पूछा गया है, उन सभी को एनालाइज करते हुए देखेंगे। और आज का जो विषय है वो हिस्ट्री का है, ठीक है। हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री में जो 2014 का 2013 का जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। और यह जो हम लोग का देखने का जो नजरिया है वो एनालाइज के थ्रू रहेगा। और साथ साथ जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है, क्यों सही है और क्यों गलत है, यह भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन लिखा गया है कि की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है। दूसरा पूछा गया है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकाओं के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तीसरा जो पूछा गया है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये 3 स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। और हम लोग इसका क्या क्या उत्तर होगा इसका और इसको किस प्रकार से एनालाइज करेंगे वो भी देखेंगे। फिर कहा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक या केवल 3, या पूछा गया है 1 और 2 दोनों, 1 और 3 तीनों, और फिर लिखा है 1 2 3 मतलब तीनों। अब हम लोग देखेंगे तो इसका उत्तर जो है ये लिखा गया है केवल 3, ठीक है। केवल 3 इसमें से पूछा गया था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 3 जो कथन है वह सही है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। क्यों सही है? देखिए कथन 3 सही है क्योंकि देखिए एलोरा औरंगजेब की शैलकृत गुफाएं जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुई थी, ठीक है। फिर लिखा गया है कि 3 धर्मों बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्मों को समर्पित है, ठीक है। कुल 34 गुफाएं में से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। फिर लिखा है निर्माण राष्ट्रकूट शासन काल में। निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासन काल में। अब देखिए ये है कथन 3, ठीक है। कथन 3 में बताया गया था कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उससे संबंधित जो फैक्ट्स थे वो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब कथन 1 जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा था कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। अब इसको देखेंगे तो यह जो कथन है यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी की ना होकर सम्राट अशोक के काल में बनवाई गई बराबर जो कि बिहार की गुफाएं हैं, ठीक है। अशोक ने यहाँ 3 गुफाएं बनाई थी, ठीक है। अशोक ने यहाँ क्या किए थे? 3 गुफाएं बनाई, जिनमें यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्वकर्मा। विश्वकर्मा यहाँ आप बोलिएगा कि विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है। यह कथन 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर लिखा गया है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने भी बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। ये जो आपको कथन दिया गया है, आप पता कीजिएगा कि यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे 30% सवाल उन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। बस क्या होता है कि हमें जो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इनका उत्तर पता रहता है, लेकिन जो प्रश्न के जो स्टेटमेंट रहते हैं हम लोग कभी उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि स्टेटमेंट के जो कीवर्ड होते हैं उनसे यूपीएससी 30% सवाल को बनाता है। अगर आप पीवाईक्यू को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, नोट में कि बराबर की गुफाएं जो हैं वो आजीविक संप्रदाय को समर्पित है, ठीक है। लेकिन इनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक तथा दशरथ ने करवाया था। कथन 2 गलत है। देखिए हम लोग का जो यहाँ पर पूछा गया था कि
बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकाओं के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यह जो था कथन, यह क्या लिखा गया है कि बराबरी की जो गुफा बराबर की जो गुफाएं हैं वो क्या था, आजीविक संप्रदाय को समर्पित है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक तथा दशरथ ने करवाया था। इसलिए क्या होता है कि यह कथन जो है यह गलत हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग बादामी की गुफा के बारे में जानते हैं। तो बादामी की जो गुफा है मतलब कर्नाटक में, ठीक है। फिर लिखा है चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, बादामी की गुफा कर्नाटक जो की है चालुक्यों की राजधानी थी। इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म पर आधारित 4 गुफा मंदिर है। ठीक है, जिनमें एक रॉक कट वास्तुकला है जो पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे एक शिलालेख के अनुसार ये रॉक गुफा मंदिर 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक है, उसके बाद है गुफा 1, चारों गुफाओं में से सबसे पुरानी है। गुफा की छत पर नटराज के रूप में भगवान शिव के चित्र हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से भगवान के चित्र हैं, आप ध्यान रखिएगा जो शिव भगवान है उनके चित्र हैं। जो गुफा 2 है उसमें क्या है, कौन से भगवान है, तो विष्णु और उनके कई अवतारों को समर्पित है। फिर जो 3 है इसमें लिखा है ना, ब्राह्मणवादी रूपों से प्रेरित है और इस प्रकार इसमें क्या है, विष्णु के कई अवतारों जैसे कि परवासुदेव, भूवराव, हरिहर और नरसिम्हा की नरसिंहा की क्या लिखा है, विशाल आकृतियां हैं। ठीक है, फिर देखिए गुफा 4 जो है, गुफा 4 इसमें बताया गया है कि 4 जैन विचारधारा पर आधारित है और इनमें भगवान महावीर की विशाल छवि है। ठीक है, अब यहाँ नोट करने वाला विषय यह है कि संबंधित प्रश्न जो है इससे संबंधित 2015 में पूछा गया था, उसमें क्या लिखा गया, क्लोनोलॉजी पूछी गई थी। ठीक है, ये देखिए इससे संबंधित जो था वो 2015 में पूछा गया है, जिसमें लिखा है कि क्रोनोलॉजी जो है इसकी पूछी गई थी। ठीक है, ये 2015 में। अब देखिए हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग ये जो विषय है वो हिस्ट्री का, ठीक है, 2013 में जो पूछा गया है उसको देखे हैं, और ये जो प्रश्न पूछा गया था इसको पूरा एनालाइज करते हुए हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा सवाल पूछा गया है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग, जिसको हेन त्सवांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री, ठीक है, भारत का यात्रा करने वाले चीनी यात्री, जिसमें लिखा है युआन चावांग। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि कथन कौन सा सही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लास्ट में जो होता है इनमें ध्यान रखिएगा। कभी कभी कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसको बस आप गौर से रहिएगा। कभी कभी आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थी। ठीक है, पहला यह कथन पूछा गया है। फिर देखिए दूसरा लिखा गया है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्रजल, ठीक है, अग्रजल वह विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन, मतलब देखिए नीचे दिए हुए कथनों में प्रयोग कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल को आपको दिखा देता हूं। सवाल में लिखा गया है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री जो लिखा ना, हेन त्सवांग ने तत्कालीन भारतीय सामान्य दशाओं और देखिए सामान्य दशाओं और
सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यह पहला कथन पूछा गया है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ठीक है, यह कथन पूछा गया है। सवाल को समझिए, सवाल में पूछा गया है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री मतलब हेन तस्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, वर्णन में क्या कहते हैं कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, वह यह कह रहे हैं। कब के लिए है ये? तत्कालीन भारत। ठीक है, उस समय। अब देखिए दूसरा कथन जो है, फिर दूसरा कथन में कह रहे हैं कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल वह विश्व द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ठीक है, यह दूसरी बात कह रहे हैं। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ये तीसरी बात कह रहे हैं। अब देखिए इनमें से कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। इसमें कहा गया है केवल एक और तीन, फिर केवल दो और तीन, और डी में है एक, दो और तीन। ठीक है, अब हम लोग इसका एनालाइज करेंगे। इसमें बताया गया है उत्तर केवल दो और तीन। इसका उत्तर क्या होगा? केवल दो और तीन, बी नंबर। ठीक है, कौन सा होगा? क्या कहा गया था कि सही कौन सा है? सही कौन सा है? जो दो नंबर है और तीन नंबर है। यहाँ बताया गया व्यापारियों को नौघाटों पर नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ये कथन सही है। अब देखिए लिखा है ना कि हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया तथा उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उनका यात्रा विवरण सी यू की में है। देखिए एनालाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितना हो सकता है उतना बार पढ़िएगा। सवाल इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, यहाँ से आपको कितना फैक्ट्स क्लियर होता है। कहा गया है कि हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। हो सकता है कि आपको भविष्य में पूछा जाएगा जो हेनसांग है किसके शासन काल में आया था। आप यहाँ से पढ़े रहेंगे, आप बता दीजिएगा या हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फिर देखिए लिखा है ना कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि चीनी यात्री जो आए थे हेनसांग, वो कौन से विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे। आपको ध्यान अगर रहेगा, आप कह दीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय से। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू से ही 30% क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि मैं 40% भी बोल सकता हूँ, लेकिन यह मैं डाटा के अनुसार, मेरे पास तो कोई डाटा नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये आपको एक समझ देगा कि जिससे आप सवाल को मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी एग्जाम देने जाइए उसके पहले आप 5 से 6 बार पीवाईक्यू को लगाइए। जितना पूछा गया है उस पीवाईक्यू को लगाइए, उसमें जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को समझ के मतलब पीवाईक्यू को एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, इस कीवर्ड में क्या क्या पूछा गया है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स है उसको आप लिख लीजिए। तो वही इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए लिखा है कि चूंकि हेनसांग स्वयं 2 बार लूटा गया था अतः प्रथम कथन पूर्णतः गलत है। क्या है कि चूंकि हेनसांग स्वयं 2 बार लूटा गया था अतः प्रथम कथन गलत है। अब देखिए प्रथम कथन हम लोगों को क्या पूछा गया था? प्रथम कथन पूछा गया था यहाँ पर कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। क्या कहा है? यहाँ कहा गया है कि सुरक्षित थे, लेकिन होता क्या है कि जो चीनी यात्री आते हैं वो खुद क्या होता है, वो खुद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि चूंकि हेनसांग स्वयं 2 बार लूटा गया था अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि वो खुद लूटा गया था। और लिखते हैं कि मतलब स्टेटमेंट में दिया गया है कि सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं थे क्योंकि वो 2 बार खुद लूटे गए थे। अब देखिए कथन 2 सत्य है। अब ये क्यों सत्य है? कथन 2 में कहा गया था कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल वह विश्व द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, यह कथन कहा गया था। अब यह कथन जो है, यह कथन क्यों सही है? देखिए सही इसलिए है क्योंकि हर्षवर्धन काल में अपराधों की जांच के लिए क्या किया था? अग्नि जल वह विश्व के उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में से सवाल आपका बन सकता है, बार बार घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कथन जो 2 है क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया? अग्नि जल व विश्व के उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता था। किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन काल में, अपराधों की जांच के लिए। कथन जो तीसरा है वह बताया गया है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, उस समय की कर प्रणाली का वर्णन। ठीक है,
हेनसांग की हर्षवर्धन काल में आयोजित कन्नौज की धर्म, देखिए आपको समझ में नहीं आया बताता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, यह कथन सही है। वही बताया गया है कि यहाँ पर वह क्या था कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, उस समय की कर प्रणाली का वर्णन, ठीक है, उस समय के अनुसार देना पड़ता था, इसीलिए वह कथन सही है। अब लिखिए, लिखा गया कि हेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित क्या लिखा है, कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता की, ठीक है, अध्यक्षता की तथा प्रयोग में हुई छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया, ठीक है, महामोक्ष परिषद में भाग लिया। ये क्या है, ये आपका फैक्ट्स है, ये आपका फैक्ट्स है, आप इसको पढ़िए। क्या लिखा गया कि हेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता की। पूछा जा सकता है कि हेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कन्नौज की धर्म सभा में किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। चाहे देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शासक है और उस शासक में कौन सा यात्री आया था, आपको यह ध्यान रहेगा, आप हर सवाल का उत्तर कर पाइएगा, ठीक है। फिर देखिए, लिखा हुआ है कि हुई छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया, ठीक है, पूछा गया है कि छठी महामोक्ष परिषद में किसने भाग लिया, ठीक है, आप कहिएगा हेनसांग, किसके काल में, तो हर्षवर्धन में। फिर देखिए, हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि तीर्थ यात्री का राजकुमार किसे कहा जाता है, आप कहिएगा हेनसांग को तीर्थ यात्री का राजकुमार कहा जाता है, जो कि एक चीनी यात्री था। अब देखिए, हेनसांग ने शिशुयुकी में शूद्रों को कृषक कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहा गया है कि हेनसांग ने शियुकी में शूद्रों को कृषक कहा है, शूद्रों को कृषक कहा है, क्या कहा है, शूद्रों को कृषक कहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी का जो ये चल रहा है ना कंपटीशन, इसमें एसएससी सीजीएल जो है ना, एसएससी सीजीएल का जो मेंस का जो एग्जाम होता है, उसका आप पेपर उठा के देखिएगा तो आपको जो स्टेटमेंट पूछा जाता है, वो पहले के जो यूपीएससी जो मतलब 2013 14 15 इस तरह के, या उससे पीछे जाइएगा तो सेम वैसा ही अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सीजीएल में आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट भी हैं तो भी आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आप देखिए पेपर उठा करके आपका स्टेटमेंट जो सवाल है जीके जीएस का, वो आपका यहाँ से भी हल हो सकता है, जो कि ये वो देखिए लेवल जो होता है वो खोजता है यूपीएससी, यूपीएससी का लेवल और सीजीएल का लेवल आजकल मेंस के लिए मतलब जीके जीएस में वो वहीं से उठाता है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में हमारा तीसरा प्रश्न जो है पूछा गया है कि ये जितना बता रहा हूँ ये सब 2013 का है। अगर आपके पास बुक है तो आप मिला लीजिएगा सवाल को, ठीक है, और नहीं बुक है फिर भी आप पेपर उठा करके एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, तीसरा सवाल है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य प्रांत, क्या लिखा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। पहला कथन दिया गया है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। फिर लिखा है कि प्रांत विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। फिर लिखा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कथन कौन सा सही है, ठीक है, लिखा गया है कि प्रांत विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, कथन जो सी है वह सही है। मैं आपको प्रश्न पढ़ देता हूँ, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, उनमें से लिखा गया है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, सीधे निर्वाचित हुए थे या नहीं हुए थे वो पूछा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। फिर लिखा गया है कि प्रांत विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो हमारा कथन कौन सा सही है कि प्रांत विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब देखिए, इनकी जो व्याख्या है उसको हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव या निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 से 3 लॉर्ड
पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड, क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। ठीक है, अब इसको पढ़िए। भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य 3 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड, क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। ठीक है, फिर लिखा है कि संविधान सभा का निर्वाचन जहां प्रांतों से प्रांत की विधानसभाओं द्वारा हुआ, वहीं देशी रियासत को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधित्व को मनोनीत करने का अधिकार मिला। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधित्व का चयन किया गया। अब देखिए इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसमें उतना कुछ खास नहीं था। अब देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? प्रश्न क्या पूछा गया है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? प्रश्न को फिर से पढ़िए, कौन सा पूछा गया है? तेभागा किसान आंदोलन, तेभागा किसान आंदोलन। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? एक कीवर्ड। तेभागा किसान आंदोलन से पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है कि जितने भी किसान आंदोलन है, ठीक है, जितने भी किसान आंदोलन है भविष्य में उससे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, एक किसान आंदोलन का लिस्ट बनाइएगा, ठीक है, उसमें से कुछ फैक्ट्स को एक शॉर्ट नोट जैसा बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि जमींदारों की, पहला कथन क्या दिया गया है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, पहला कथन लिखा गया है। प्रश्न पढ़िए, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? पहला मांग है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, दूसरा है भूमि का वास्तविक खेतिहार होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। तीसरा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। चौथा है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। ठीक है, यह 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या क्या मांग थी, और हम लोग मांग को देखते हैं। ठीक है, अब जो इसकी क्या क्या मांग थे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें मांग में बताया गया है कि, मांग में क्या बताया गया है, यहाँ देखिए लिखा गया है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। हमें पूछा क्या गया था कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन क्या मांग थी? तो मांग है, पहला कथन हम लोग का जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही हो जाता है। क्यों सही होता है? तो बताया गया है कि तेभागा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेतृत्व क्या लिखा है? कंपाराम तथा भवन सिंह ने किया था। यह बटाईदार किसानों का जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष था। बटाईदार की मांग थी कि उपज का आधा भाग राजस्व देने के स्थान पर 1/3 मतलब 1/3 हो तथा 2/3 भाग के स्वयं अपने पास रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए लिखा है ना, फ्लाइड कमीशन ने पूर्व में 1/3 मतलब एक भाग बटा 3 लगान की सिफारिश की थी। ये तेभागा आंदोलन का कुछ फैक्ट्स है। ठीक है, जो आपको क्या करना है, बार बार पढ़ के याद कर लेना है। अब देखिए लिखा गया है कि कुछ सेल, हम लोग का 5वां प्रश्न है। ठीक है, हम लोग का 5वां प्रश्न है। देखिए हम लोग कितने प्रश्न को देख चुके हैं। हम लोग का ये पहला प्रश्न हम लोग देख चुके थे। ठीक है, पहला प्रश्न, फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न को देखे, दूसरा प्रश्न देखे, फिर हम लोग यहाँ तीसरा प्रश्न को देखे, फिर हम लोग चौथा प्रश्न को देखे। अब हम लोग क्या करते हैं, 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कुछ शैलकृत्य बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि चैत्य और विहार, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अंतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है कि विहार जो है वो क्या है, पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है। बस आपको पता करना है कि जो ये कथन कह रहा है क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है।
फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। फिर तीसरा कथन कर रहा है कि चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, ठीक है, दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि बिहार गुफा पर क्या लिखा है, अक्ष कक्षा होता है, अक्ष कक्षा होता है। दोनों में कोई वस्तु परक अंतर नहीं होता है। ये कथन डी कहता है, ठीक है। सवाल क्या पूछा था कि कुछ शैलकृत्य बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने के लिए इसका एनालाइज जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और समझेंगे। इसका जो प्रश्न जो स्टेटमेंट बी है वह सही है। क्यों सही है? कि लिखा गया है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह होते हैं। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन जबकि कार्ले का चैत्य सबसे प्रसिद्ध है। दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या लिखा है? यूपीएससी ने 2023 में ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पिछला भविष्य में पूछा जा सकता है कि भाजा का चैत्य, ठीक है, इस सबसे प्राचीन कौन सा है आप बताइएगा। भाजा का चैत्य। फिर लिखा गया है कि कार्ले का चैत्य क्या है, सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है। फिर लिखा है कि कार्ले के चैत्य का निर्माण भोर घाट श्रेणी सातवाहन शासक पुलुमावी पुली मावी काल में हुआ। पुली किसके काल में हुआ पूछा जाएगा ना, शासक। देखिए पूछा जाएगा आपसे सवाल इस प्रकार से कि जो कार्ले के चैत्य का जो निर्माण है जिसको कहा जाएगा भोर घाट श्रेणी, नाम शब्दों में वही फंसिएगा। या तो पूछेगा कार्ले का चैत्य का निर्माण या पूछेगा भोर घाट श्रेणी। सातवाहन शासक पुली मावी, पुली जो मावी है, ठीक है, पुली मावी के काल में हुआ। अन्य चैत्य स्थल कन्हेरी, नासिक, चैत्यग्रह, अजंता। अजंता देखिए, अजंता में 29 में से 5 गुफाएं चैत्य हैं, ठीक है। फैक्ट सही है। क्या फैक्ट है? कि जो अजंता में जो 29 गुफाएं हैं उनमें से जो 5 गुफाएं हैं वो क्या है, चैत्य हैं। फिर देखिए इस नाम को देखिएगा, आपको मैचिंग में पूछ जाएगा। जैसे लिखा है ना कि स्थल कन्हेरी, नासिक, चैत्यग्रह, अजंता, ठीक है, ये सब क्या है, कार्ल के चैत्य का निर्माण सातवाहन शासक पुलिमावी के काल में हुआ। अन्य चैत्य कौन कौन से हैं? तो इनमें से जो नाम है देख लीजिएगा। अब देखिए फिर लिखा गया है कि विहार चैत्य ग्रह के समीप भिक्षुकों के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। देखिए विहार क्या है? विहार का मतलब बताया गया है कि चैत्य ग्रह के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के जो जुन्नार है, जुन्नार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ लिखा गया? महाराष्ट्र के गुन्नार, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 6 को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? पहला कथन है तीर्णारूपी अग्नि का समन, ठीक है। फिर लिखा है स्वयं की पूर्णता, अस्थिवहीनता। फिर लिखा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। फिर लिखा है धारणतातीत मानसिक अवस्था। देख रहे हैं कैसा कैसा शब्द पूछता है। अब देखिए देखिए प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? क्या पूछा है कि निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या पूछा गया है। कौन सा व्याख्या है? ये 4 व्याख्या दिया गया है, इसमें से क्या पूछा है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पूछा गया है। देखिए सभी है लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ में कौन सा है कि कृष्णारूपी अग्नि का समन, ठीक है, ये कौन सा है? कथन एक जो है वो सही है, सर्वश्रेष्ठ ये वाला है। निर्माण का अर्थ होता है बुझ जाना। क्या लिखा है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बुझ जाना। ध्यान रहे जब व्यक्ति तृष्णा मतलब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। देख रहे हैं कैसा शब्द है, सीधा इच्छाओं नहीं बोल सकता है, ये यहाँ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो लिखा गया ना तृष्णा मतलब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह जीवन
मरण के चक्र में भी मुक्त हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, वही महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, अब लिखा गया है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी एवं अनात्मवादी है। आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है? आप कहिएगा जी हाँ। फिर देखिए लिखा गया, बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पूर्ण जन्म आत्मा का ना होकर कर्मों मतलब अत्यंत अहंकार का होता है। इनमें मुक्ति ही निर्वाण है। तो देखिए, आज मैं और बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ रहने देते हैं, थोड़ा मुझे गर्मी भी लग रही है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लंबी वीडियो करके समझा दूंगा, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न 6 तक देखे हैं, ठीक है। ये जो PYQ है आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका मिनिमम 30% जो है यहाँ से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस फैक्ट्स भी आपको एक के ध्यान रहेगा। अगर अभी तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं या आपका सिलेबस कंप्लीट मतलब 40% या 50% भी हो चुका है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूँ, ना ही मेरा मॉडल प्रश्न है, ये यूपीएससी ही प्रश्न पूछा है PYQ। और आप इसको बार-बार मल्टीपल टाइम, कम से कम इसको आप, मैं जितना करवाऊंगा उसको आप अगर 10 बार कर लेते हैं तो आप वहां से समझिए कि 100 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसमें से आप 30 प्रश्न कर सकते हैं। 30 प्रश्न आप कर सकते हैं। वो सिर्फ क्या होगा, स्टेटमेंट से। देखिए जो एग्जाम में बैठते हैं ना, कितने भी पढ़े लिखे, वो मुश्किल से 35 प्रश्न से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वो क्या करते हैं, उनके अपने समझ, जितने पढ़े हुए हैं PYQ, वो क्या करते हैं, अपने समझ से सवाल करते हैं। यहाँ पर आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो भी आपका सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा आप जितना पढ़े हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन छांटना आना चाहिए, ठीक है। आप अगर मेंस में बैठ रहे हैं तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको आंसर बनाना आना चाहिए। आपके पास शब्दों का भंडार हो, तब जाकर के आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और पीटी में जब तक आप थीम्स पे, जैसे मान लीजिए कि बौद्ध भिक्षु, इसके बारे में एक थीम्स मान लीजिए है, तो उस थीम पे आप पूरा जानकारी नहीं ले पाइएगा। गूगल करिएगा, आपको जो नया थीम दिख रहा है या नया वर्ड दिख रहा है, ठीक है, उसको आप गूगल करके उसका अनुवाद करके उसको समझिएगा, उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा। हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या इकोनॉमी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो कीवर्ड आपको समझ में नहीं आएगा उसको गूगल करके समझ लीजिएगा। तो आज का वीडियो यही हम रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो पूरे बचे हुए भाग बहुत सारे हैं, सभी को एक एक करके पूरे, आज हम लोग हिस्ट्री देखे हैं, हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न हैं 2024 तक का या 25 तक का, जितने भी है मैं सब करवा दूंगा, ठीक है। बस आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए भाग है उसके साथ। धन्यवाद।